धरती पे अगर हम किसी को चलते चलते भगवान मानते हैं तो वो आज हमारे गेस्ट है द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। जब एंड तक पहुंचेंगे तब समझ पाएंगे कि हाँ, आज हमने एक युद्ध के बारे में सुना जिसके लिए कि हमें भी कल से लड़ाई लड़नी चाहिए। कि आज भारत में जितने भी शमशान घाट है, अगर उस शमशान घाट को एक किसी एक्सप्रेसवे के किनारे अगर विस्थापित कर दिया जाए तो आज भारत में हाहाकार मच जाएगी। किसी भी अनजान, जैसे जो भारत के 22 राज्यों में जो पिछले 10 वर्षों में अभी तक मैं 62,000 से अधिक हेलमेट बांटा हूँ। ग्रेट। और उनमें से 36 लोगों की जो ज़िंदगी बचाया हुआ हूँ। पंकज त्रिपाठी जी के ब्रदर इन लॉ वो गाड़ी से जा रहे थे और हाईवे में निरसा एक जगह है, उनकी गाड़ी एक डिवाइडर से टकराती है किसी को बचाने के चक्कर में और उनकी हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी मौत हो जाती है। जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है और आज तक किसी गूंगे का इतिहास न दुनिया ने सुनी है न लोगों ने सुना है। और मैं भी जब घर गया था तो जो माँ मतलब 3 महीने बाद वो जितनी भी सारी यादें थी, मतलब उनके घर के जो भी कैंपस के अंदर कि जिंदा दिली और दोस्ती का असली मिसाल आप हैं। कई गाड़ियों में आप देखेंगे एल लिखा रहता है, ठीक है, अगला तो एल लगा के चला रहा है लेकिन कितने लोगों का एल लगा रहा है ये नहीं पता। यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। जोहार। आज का जो पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं सभी अपने युवा साथियों से, स्पेशली बिहार, झारखंड के, बंगाल के, मैं सभी से और इन तमाम देशवासियों से यही अपील करूंगा कि इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। जान मैं इसलिए बोल रहा हूँ, रोड हादसा जो आपने जितना भी सुना है आज तक, रोड एक्सीडेंट्स में लोग की मौत हुई या उनकी तबीयत, उनके चोट लगी या जो भी वो उनके अस्पताल ले जाने पे मजबूर हुई जनता, वो सबसे बड़ा कारण बिना हेलमेट के है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 60,000 से ज़्यादा हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पूरे देश में, अन्य राज्यों में। और ऐसा नेक काम, मुझे नहीं लगता कि आज मेरे गूज़बम्प्स भी आ रहे हैं, क्योंकि जब मैंने उनका पहला वीडियो देखा था तो मुझे इतना खुशी हुआ था कि किसी ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को मदद कर सके ताकि उसकी जान बचा सके। तो ये धरती पे अगर हम किसी को चलते चलते भगवान मानते हैं तो वो आज हमारे गेस्ट है द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र कुमार जी। सर, आपका स्वागत और जोहार हमारे चैनल अनकट रियलिटी पे। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष राणा जी। और अनकट रियलिटी शो में आज एक खुद युवा हैं और हम जैसे युवाओं को आज अपने स्टूडियो पर शो पर लेके आए ताकि भारत के प्रत्येक परिवारों तक जो सड़क सुरक्षा नहीं बल्कि एक अदृश्य युद्ध के खिलाफ जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, शायद वो लोग भी इस एक नए युद्ध को, शब्द को सुन करके आश्चर्य होंगे। लेकिन युद्ध क्यों है, शायद इस पूरे जो हमारी टॉक आपके बीच जो होगी, बिल्कुल। जब एंड तक पहुंचेंगे तब समझ पाएंगे कि हाँ, आज हमने एक युद्ध के बारे में सुना जिसके लिए कि हमें भी कल से लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं ऑनेस्टली बताऊं, बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट ऐसी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि लोग नहीं हेलमेट को इग्नोर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑफ द कैमरा बताया भी था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भौकाल के चक्कर में हेलमेट नहीं पहनना चाहते, क्योंकि उनके शान के खिलाफ है कि अगर हम हेलमेट पहन के सड़क पे चले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि अरे ये हेलमेट कैसे पहन के, क्योंकि उनकी बाल खराब हो जाएगा, उनका स्टाइल खराब हो जाएगा और स्पेशली उनका रुतबा खराब हो जाएगा। उन जैसे भौकाली लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये बात है, भारत की टेंडेंसी है, जो सड़क पर आप देखते हैं, चाहे हेलमेट ही नहीं बल्कि फोर व्हीलर लोग सीट बेल्ट ना लगाना, हेलमेट ना लगाना, क्योंकि हमारे आज भी भारत के अंदर उन्हें पता ही नहीं है कि जो एक दिन में 1300 हादसे होते हैं और जिनमें से 500 चिताएं जल जाती हैं। अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो स्पेशली उनके अंदर जो आसपास जो लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनका इंटेंशनली वो चीज़ नहीं, इंटेंशनली उनका नहीं है कि सड़क दुर्घटना हो, लेकिन हेलमेट ना लगाना, जैसे हाई स्पीड चलना, और मतलब वो उनका एक इंटेंशन होता है कि हमें करना ही नहीं है। तो ये उसके पीछे में हमारे भारत का कितना नुकसान हो रहा है और परिवार का क्या नुकसान हो रहा है, वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भारत में जितने भी शमशान घाट हैं, अगर उस शमशान घाट को एक किसी एक्सप्रेसवे के किनारे अगर विस्थापित कर दिया जाए तो आज भारत में हाहाकार मच जाएगी। और ये दुनिया में हाहाकार मची हुई है, क्योंकि अन्य जो देश हैं वहाँ पे सड़क हादसों में कमी आ रही है, लेकिन भारत में जो है कमी होने की वजह से वो रफ्तार बढ़ती जा रही है। और ये शायद अगर युवा अगर सही वक्त पे अगर नहीं जाग पाए तो आने वाली ये जो मौत के आंकड़े हैं, जो भारत सरकार का भी कहना है कि 2025 तक हम 2.5 लाख के आंकड़े को क्रॉस करेंगे। और मेरा
जो है कि पर्सनल मामला, अब जो कि आज मुझे लोग हेलमेट मैन के नाम से जानते हैं, और मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं भारत के प्रत्येक परिवारों तक संदेश देना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो प्रति साल जो 1,70,000 जिन लोगों की डेथ हो रही है, उनमें से 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो परिवार नहीं सोच पा रहा है, वो कहीं न कहीं दस्तक उन तक भी देगी, वो जाएगी सड़क दुर्घटना की। लेकिन जब तक हमारे भारत के लोगों की जो सोच, जो आप बता रहे हैं, जिस तरीके से लोग उसमें बाहुबली की तरह सोच बिल्कुल। रहे हैं, ये इंटेंशन, यही कमी है कि आज हम पूरी दुनिया में नंबर 1 हैं मौत के आँकड़ों में। और ये समस्या जो है आए दिन बहुत बड़ा चैलेंजेज़ बनता जा रहा है, और इस चीज़ को अब अलग एक सोच बदलनी होगी, तभी ये हादसे कम हो पाएँगे। आपने एक स्टैट्स की बात करी और मैं जैसे मैंने भी स्टैट्स देखा था। अराउंड 52,000 मतलब 52,000 लोग की मौत होती है। लास्ट ईयर का शायद ये स्टैट है 50,000 क्रॉस कर चुका है बिना हेलमेट के। तो क्या आपने अभी तक जितने भी हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लोगों के अंदर एक लेसन आ रहा है क्या? आज भी आपको दिखता है कि लोग आपके देने के बाद भी नहीं पहन रहे? नहीं, देखिए, मेरा हेलमेट सिर्फ़ देना ही नहीं होता है, मैं बड़ा डाउन टू अर्थ कार्य करता हूँ। किसी भी अनजान, जैसे जो भारत के 22 राज्यों में जो पिछले 10 वर्षों में अभी तक मैं 62,000 से अधिक हेलमेट बाँटा हूँ, ग्रेट। और उनमें से 36 लोगों की जो ज़िंदगी बचाया हुआ हूँ। तो सिर्फ़ बड़े ही लोगों को नहीं, मैंने छोटे बच्चों को भी हेलमेट दिया। पहले तो हमने सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया, लड़ाई लड़ा, क्योंकि आज के जो युवा हैं, वो समझना होगा कि लोग हेलमेट क्यों नहीं लगाना चाह रहे हैं। अभी आप बोर्ड के एग्ज़ाम देखे होंगे, 10th 12th खत्म हुँ, हुई, हुँ। बहुत पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खुशी में बाइक, स्कूटी, एक बिल्कुल। ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं, और वो कॉलेज भी जा रहे हैं। और कॉलेज जाने के बाद वही है कि हेलमेट का ना आदत देना, और जस्ट लाइक स्कूटी, बाइक देना मेरे लिए एक बहुत बड़ा बिग क्राइम है। पेरेंट्स, उनको पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। हमारे देश में सिर्फ़ रेप को ही क्राइम माना जाता है, 1-2 ऐसी चीज़ें हादसा, लेकिन वो इसलिए क्राइम, क्योंकि उनके बच्चे को स्कूटी, बाइक तभी देना चाहिए जब उनको साइकिल के ऊपर हेलमेट लगाने की आदत हो। तो मैंने जो सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चों के ऊपर जो हेलमेट का कानून पास करवाया, तो मेरा यही था कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को जो बचपन से जूते-चप्पल पहनाने की आदत दे रहे हैं, तो उसको हेलमेट भी दें। ये, क्योंकि तभी वो बच्चा जब बड़ा होगा तो युवा लगाने की आदत होगा, मतलब उसे हेलमेट। अदरवाइज़ आज पेरेंट्स खुद भी, मतलब मैं खुद कहता हूँ पेरेंट्स से कि जब आपका बच्चा एग्ज़ाम दे कर के बाहर या ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, बाइक खरीद के, उसके साथ 1 घंटा किसी सड़क के किनारे बैठिए पर। आप उसको हादसों के, लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चे के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप नहीं शेयर करेंगे, तो कौन शेयर करेगा? किसी स्कूल, कॉलेज में कोई रोड सेफ्टी की बात नहीं होती है, ना वहाँ सड़क सुरक्षा की बात है। हुँ। पुलिस के पास वक़्त नहीं है, ना हमारे पास कुछ गाइडलाइन है। यहाँ भारत में एक जैसी गाड़ियाँ नहीं है। आप जब भी शोरूम में जाएँगे, हर गाड़ियों में अलग-अलग फीचर्स हैं, डिफरेंट्स, यानी कि जो चालक भी हैं, वो भी स्मार्ट रोड यूज़र नहीं है। तो ये जो डिफ़िकल्टी है, आप किसी भी सड़क पे जाइए, रॉन्ग साइड चलने वाले, ऐसे चलने वाले, किसी के अंदर कोई सेंस नहीं है कि कौन किधर से कब कैसे निकलेगा। तो ये जो चैलेंज है, वो पेरेंट्स को समझना होगा। क्यों समझना होगा? क्योंकि 10 साल पहले हमने भी अपने मित्र को जो खोया, जो कि अपने माता-पिता का इकलौता चिराग था, और आप ये सोचिए कि उसके माता-पिता, जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, उसके लिए उन्होंने 20 साल तक भारत का ऐसा कोई तीर्थ स्थल, जो भी स्थान नहीं था, जहाँ उन्होंने मन्नतें न माँगी हों। जाति से ब्राह्मण थे, पूजा-पाठ हर चीज़ किए, और जब उनका पुत्र भी हुआ, तो उसका नाम उन्होंने कृष्ण कुमार रखा, और उसके सपनों के लिए उन्होंने सब कुछ दिया। स्कूल फीस, कॉलेज फीस सब कुछ दिए। मगर एक हेलमेट देने में चूक, उन्होंने गलती कर दी, उनको पता नहीं था, और वही सड़क हादसों में मौत के बाद वो माँ, मतलब वो रो करके आज भी अपने बेटे की तस्वीर जो तकिए में लेके सो रही है, वो यही कहती है कि मैं अपने बेटे को हेलमेट क्यों नहीं दे पाई, क्योंकि अस्पताल में जो डेथ हुई थी हेलमेट ना होने की वजह से। तो उस तरीके से आज हमारे भारत में हर साल लाखों परिवार सफ़र कर रहे हैं जो हादसों का। तो ये कहीं न कहीं ज़रूरी है उन परिवार को समझने के लिए कि आखिर जो ये हादसे की रफ़्तार बढ़ रही है, तो हर परिवार को बचपन से ही जागरूक होना पड़ेगा। आपने अपने दोस्त के लिए जब वो आपके साथ पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में और उनकी जब डेथ हुई, आप शायद कलकत्ता में थे। जी, आप आ भी नहीं पाए उनके रिचुअल्स में। जी, तो उनके जाने के बाद आपने ये इनिशिएटिव शुरू किया। जी। वो एक्सपीरियंस मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय उस वक़्त पे नहीं था, क्योंकि ये नोएडा एक्सप्रेसवे, जो नया-नया एक्सप्रेसवे बना था हमारे भारत के अंदर, आज से 10 वर्ष पहले कम ही एक्सप्रेसवे था, बिल्कुल। और नोएडा को पहली ऐसे सौगात एक तरीके से मिली हुई थी। और जो यहाँ पर जो रफ़्तार, जो कि हाँ, एक्सप्रेसवे बना है, बस अपनी गाड़ी में जितनी रफ़्तार है, वो लगा देनी है। तो सेम वैसा ही चीज़ें
अब वहाँ जो दोस्त था आज से 10 वर्ष पहले, जो कि मार्च का महीना था, और इसी नोएडा से ग्रेटर नोएडा जा रहा था, और जाने के बाद वही पीछे से किसी गाड़ी ने हिट किया, क्योंकि हर इंसान के 2 पैर ही होते हैं, लेकिन जब 4 पहिए पर बैठता है तो उसको पता नहीं चलता है कि उसके पास कितनी पावर हो गए, और वो सड़क पे सीधे वो बात करने लगता है, हवा में रफ्तार चलाने लगता है। कभी 2 पहिए वाले के लिए नहीं सोच पाते हैं, और यही हुआ कि 2 पहिया सामने से आई, उन्हें टक्कर देने के बाद वो भाई साहब तो चले गए जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के बाद जो मेरा दोस्त था सड़क पर 2-4 घंटा तड़पता रहा। सोचा कि दोस्तों को फ़ोन कर दूँ उस समय, तो फ़ोन भी उठाया जो कि टूट चुका था, फ़ोन भी नहीं काम था, नीचे गिरा हुआ था, जहाँ कि वहाँ सर्विस रोड के तरफ, और लोगों को दिख भी नहीं रहा था। अब जब शाम का वक़्त हुआ तो इंडिकेटर जल रहा था उसकी बाइक का, तो कोई सज्जन व्यक्ति दूसरे हैं तो उन्होंने अस्पताल पहुँचाए, तो फिर वहाँ पर बात-वूत भी हुआ। फिर जाने के बाद उसने सब कुछ बताई कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हादसा हुआ। फिर हम मुझे भी किसी दोस्त का जब मैसेज आया, मैसेज आने के बाद मुझे भी बहुत दुःख हुआ उस समय। लग नहीं रहा था कि मतलब क्या हो गया? मतलब उस समय माइंड भी कुछ भी कंट्रोल में नहीं था, ऐसे बिल्कुल। हादसे सुन कर के। और फिर मैं भी उस समय कोलकाता में जाता, फिर पहुँचा अस्पताल, उस समय 2-4 लाख रुपए दोस्तों ने इकट्ठा किया। फिर बड़े हिम्मत से पेरेंट्स को भी फ़ोन किए हम लोग, क्योंकि उनको, जो मेरा दोस्त था मधुबनी बिहार का रहने वाला। अब आप सोचिए बिहार से जो ट्रेन जल्दी टिकट भी नहीं मिलते हैं। अब जो मेरे दोस्त के जो माता-पिता, उनकी एज 65 से 70 साल हो चुकी थी। अब उनको वो चलना, और तब तक जो अस्पताल का भी बिल हुआ था वो लगभग 18 से 20 लाख रुपए हो गया, क्योंकि हमारे भारत के अंदर 70% ऐसे परिवार हैं किसी के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता है, ना मेडिकल बिल्कुल। बीमा के बारे में पता होता है। अब उनके पास भी ऐसा कुछ था नहीं कि हम लोग अस्पताल में उस चीज़ों को करें। बिल्कुल। तो उनको पैसा भी इकट्ठा करके लेकर के आना था, और मैं पहली बार देखा वो 2 से 3 दिन बाद जब वो अस्पताल पहुँचे, और 18 से जो 20 लाख रुपए एक ₹10 की झोली में भर कर लेकर आए जुआ खेलने के लिए। जुआ इन द सेंस कि डॉक्टर ने पहले ही बोला कि मतलब हो भी सकता है, नहीं भी, ताकि वो अपने बेटे को वापस लेके जा सकें। और हम लोगों का भी जो कॉलेज का जो माहौल था वो ठिकाना अस्पताल ही हो गया था, और बहुत लोग सही होके जा भी रहे थे। तो हम लोगों को भी ये आस थी कि हाँ, डॉक्टर अपना काम ज़रूर करेंगे और दोस्त भी हम लोग ऐसे ही फिर वापस हो पाएगा। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाया, और फाइनली दोस्त ने दम तोड़ दिया, और वही जहाँ नोएडा के अंदर जो माता-पिता ने जो एक सपने लेकर के अपने बेटे को जो भेजे हुए थे, वहाँ पर उनको चिता जलानी पड़ी, और फिर उसके बाद वो घर गए। और ऐसे मतलब हादसे में, जिस परिवार में हादसे होते हैं, वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है, और आज तक किसी गूंगे का इतिहास न दुनिया ने सुनी है, न लोगों ने सुना है। और मैं भी जब घर गया था तो जो माँ, मतलब 3 महीने बाद वो जितनी भी सारी यादें थी, मतलब उनके घर के जो भी कैंपस के अंदर आम का पेड़ हो या उससे बेटे से कुछ भी रिलेटेड हो, सब कुछ उन्होंने कटवा दिया था, क्योंकि जो भी यादें थी खत्म हो चुकी थी। और जो उनकी आँखों में आँसू नहीं, बल्कि वो रक्त के आँसू दिखाई दे रहे थे, और वो बार-बार यही कह रही थी कि हमने हेलमेट क्यों नहीं दिया। तो ये मेरा मानना था कि जो मैं पहली बार, मैं खुद अपने घर में सबसे छोटा, 4 भाई, लेकिन एक माता-पिता का जो औलाद उतने करीब से देखा कि वो माँ अपने पुत्र के लिए क्या होती है, और उनके सपने, मतलब बुढ़ापे के लाठी का जब सहारा बनना था, उनका बेटा अलविदा कह दिया, और इस तरह की समस्याएँ हमारे भारत के अंदर धीरे-धीरे परिवारों तक, सड़क दुर्घटना एक ऐसी दर्द, जो पीड़ा है वो दस्तक दे रही थी। तब मैंने वहीं से एक मिशन ठाना कि मतलब जो इस माँ के आँखों में जो रक्त दिखाई दे रहे हैं आँसू की जगह पर, ये मैं किसी और के साथ नहीं होने दूँगा, और वहीं से हमने मिशन लिया कि भारत की सड़कों पर अपने दोस्त की तरह किसी को नहीं मरने दूँगा, और तब से ये मिशन बना कर के अभी तक सड़कों पर हेलमेट बाँट रहा हूँ। भैया आपको सैल्यूट है, क्योंकि जो स्टोरी आपने बताई अपने दोस्त के बारे में, मैं अब एक ही चीज़ बोलूँगा, आपका दोस्त खोया, हम सबको, सारी जितनी भी हमारी ऑडियंस है, सबको इस बात का दुःख होगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि आपने अपने दोस्त की जगह कितने सारे दोस्त के दोस्तों को एक लाइफ़ दिया, और ये एक बहुत ही पॉज़िटिव फ़ील आता है जब आप जैसे युवा, और जब आपने शुरू भी किया होगा ये इनिशिएटिव, तो उस टाइम पे आप एकदम उस टाइम पे कॉलेज के टाइम पे किसी की ये थॉट नहीं आती। उस टाइम पे लोग सोचते हैं कि घूमने की सोच रखते हैं, और फिर अपने दोस्त का ये हादसा के बाद भूल जाते हैं। सब कहते हैं ना कि लोग जब डेथ करता है कोई, तो 13 दिन तक लोग याद रखते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे लोग भूल जाते हैं। आपने बट वो भूला नहीं, और आज भी 10 साल हो गए शायद आपको, जी, और आज भी आप इस पे लगे हुए हैं, और ना जाने आप कितने परिवारों को एक जीवन दान दे रहे हैं। उनके चिराग को बचाने के लिए आप एक मुहिम चला रखा है अपने इस पूरे भारत में, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ भी। बट इस स्टोरी को मैं जानना चाहूँगा कि आपकी स्टोरी क्या है? आप क्यों
आज भी इस चीज़ पे एक कहते हैं ना भाई, एकदम आप स्टिक हैं इस चीज़ पे कि मुझे यही करना है और लोगों की मदद करनी है, तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी तक जितने भी जानें आपने बचाई हैं, क्या लोग आज भी आपको फ़ोन करते हैं कि आपके बदौलत मेरे घर में ये दुर्घटना हो रही थी और ये बच गया? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक तो मैं जो मेरा बैकग्राउंड मैं भी बिहार से हूँ, कैमूर ज़िला से, बहुत ग्रामीण क्षेत्र से। मैं शहर में शायद पला-बड़ा होता तो शायद मेरी अलग-अलग चीज़ों पे थिंकिंग जाती। और मैं शुरुआती दौर से ही मतलब ये देखता हूँ कि जो मेरी स्कूलिंग जैसे अपने गाँव में जब मैं हाई स्कूल में जाता था, तो साइकिल से या जीप के ऊपर बैठ कर के, जी। क्योंकि हम लोग जो वहाँ पर जिस तरीके से जीप के अंदर कोई भी बैठाता नहीं था। जो ड्राइवर चालक जो रहता था, क्योंकि अच्छा, हम लोग स्टूडेंट रहते थे अच्छा। बस के ऊपर कि हम भाई पूरी सीट का पैसा देना पड़ेगा और 1-2 रुपए उस समय ये था कि हाँ, चलो भाई जीप के ऊपर ही बैठ के जानी है, ये सारी चीज़ें समस्या। तो लोगों का आज भी थॉट प्रोसेस मतलब आज भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की जो समस्या रूरल एरिया में बहुत है, आज भी जब तक वो गाड़ी या बस नहीं भरती है तब तक वो खुलती नहीं है, लोगों बिल्कुल। को इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन शहरों में टाइम का वैल्यू है, गाँव में वो चीज़ें नहीं है। और ये जो हादसे जो जहाँ मेरी तरफ है ग्रामीण क्षेत्र में, दोस्त के डेथ के बाद मैंने जब रिकॉल धीरे-धीरे करने लगा जब इसके ऊपर, क्योंकि मैं भी लॉ करने के लिए आया हुआ था, उस लॉ के अकॉर्डिंग ये देखा कि कितने सारे कोर्ट में जैसे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। मतलब जिस परिवार में हादसे होने के बाद किसी की भी डेथ होने का, जो ग्रामीण क्षेत्र में उस बच्चे की पढ़ाई रुक गई वहाँ पर, तो उस तरीके से ये सब कुछ जो मेरे माइंड में आने लगा। तो एक ग्रामीण क्षेत्र से जब आप परिवेश होते हैं और किसी से कुछ वादा करते हैं ना, तो वादा आप उसको निभाने के लिए, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र का यही परिवेश है, बिहार या झारखंड से या जो भी उस तरह से लोग होते हैं, वो बड़ा ही मतलब वचनबद्ध वाले होते हैं। क्योंकि बिल्कुल, आज की वो मूवी नहीं, पहले आप हरिश्चंद्र की जो बात, जो कहानियाँ जैसे आप रामायण देखें, बिल्कुल। महाभारत, वो चीज़ें प्रेरित करती थी। वो कहीं न कहीं वो आज भी वो खून में भी है कि नहीं, हाँ, ये चीज़ें करना है। तो उस तरीके से परिवेश में आने के बाद अगर कोई भी चीज़, अगर आपको एक मिशन, जो कि एक 26 साल का जो मैं एक युवा, जब मैंने इस मिशन को स्टार्ट किया, जो हर कोई एक सपने के पीछे भागता है, लेकिन मैं एक अलग मिशन के प्रति भागना के पीछे रीज़न यही था, क्योंकि ये समस्याएँ अब सिर्फ़ मेरे दोस्त से रिलेटेड नहीं थी। जिस गाँव परिवेश से मैं आ रहा था, ये वहाँ पर भी दुर्घटना ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो केंद्र मेरे इर्द-गिर्द घूम रहा था कि आज के डेट में जो लोग, माहौल में जो लोग जी रहे हैं, वो ना जाने अपने दोस्तों से कितने वादे कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। लेकिन मैंने जो अपने दोस्त से जो वादा किया हुआ है, एक दोस्ती निभाने के लिए, वो मुझे निभाना है उसके साथ। क्योंकि कोई व्यक्ति, वो आपके लिए भले ही मर जाता हो, कुछ भी वो चीज़ें चला जा रहा हो, आप चाहें तो उसको जीवित भी कर सकते हैं। जो हैप्पीनेस, वो खुशी जो आपसे, तो मुझे यही था कि मुझे अपने दोस्त, जो कि मेरा रूम पार्टनर था, अब हमने जितने वादे थे, हमें उसको जीवित करना है। तो बस एक यही चीज़ आता था कि शपथ जो लिए हैं, तो उसके लिए कार्य करना है और उसके लिए चाहे कुछ भी करना हो, वो करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि बड़ा इनोसे मतलब जो उसके मदर के जो आँखों में आँसू हमने देखा इस तरीके से, और अस्पतालों में जब तक हम लोगों ने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए जो अन्य परिवारों को हमने देखा कि जो ज़िंदगी जीत गए, वो वापस घर कितनी खुशी होकर के गए, वो खुशी, और जो हार गए, मतलब वो दुःख, वो बीच का जो वो बार-बार मतलब वो चीज़ें याद आना। और ये फिर कहीं ये था कि हादसे, जब आप न्यूज़पेपर, आप हर दिन जब आप कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप हादसों को देख रहे हैं, तो मतलब कहीं न कहीं आप अपने आप को कमबैक नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं जा सकते हैं। जब आपने कदम बढ़ा दिया, और बिहार में एक ये चीज़ है, चाहे कोई बच्चा या तो यूपीएससी टॉपर, आप देखते होंगे उनकी कहानी, अगर जो ठान लिया तो वो करता है, या तो कोई बिल्कुल, डॉक्टर के लिए करता है या इंजीनियर के लिए करता है। और जो मैं ठाना है बिहार वो से हूँ, करना मैंने है। ये सोचा कि भाई, जब मैंने भी कुछ हुआ, अगर कुछ ठाना है, तो हमारे युवाओं को वैसे-ऐसे मतलब लोगों को बचाना है, और हमें पता है कि हर साल इतनी मौत हो रही है, तो ये हमें भारत के जितने भी परिवार में जिनकी एक औलाद है माता-पिता तक, कम से कम उन तक ये संदेश पहुँचाना है। और वही मतलब सोच जो है, मेरी लड़ाई आज भी ये चीज़ें है, और वही तपस्या मैं एक तरीके से अपने आप को जो कार्य कर रहा हूँ, और ये मिशन पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। आपको सुन के सच में बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऑनेस्ट कैंडिड बोलूँगा आपके लिए कि ज़िंदा दिली और दोस्ती का असली मिसाल आप जी। हैं। क्योंकि ओके। सही में मतलब कि बहुत सारे दोस्त देखे, लेकिन दोस्त के जाने के बाद भी उस दोस्ती को निभाना, मुझे शायद लगता नहीं कि कोई करता भी होगा। दोस्त जब तक था, तब तक तो आपने निभाया, उसके जाने के बाद उससे ज़्यादा, उतने ज़्यादा दिल से, अपना 100% से ज़्यादा देकर आप उसकी दोस्ती निभा रहे हैं और आज शायद वो जहाँ भी होंगे, वो बहुत खुश होंगे। और आपने जो बताया था ना कि वो 3 घंटा तड़प रहे थे, वो जो 3 घंटा तड़प रहे थे ना, शायद आपने जो काम करा है, आज वो पीस में होंगे। वो कष्ट जो है आपने दूर किया है
और लिटरली बता रहे हैं, देखिए आज मेरे एकदम गूज़बम्स आ रहे हैं इस पॉडकास्ट में, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों से इंस्पायर होता हूँ मैं सबसे, पर एक मेरे सामने लाइव एग्जांपल ऐसा बैठा हुआ है जो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, और ना जाने फिर से मैं वही बोलूँगा कितने युवाओं को एक नया संदेश दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत ही आपका जी। धन्यवाद है भैया। देखिए, मेरे दोस्त का नाम भी वैसे कृष्ण था और कृष्ण सुदामा की आपने दोस्ती सुनी होगी। अब मुझे बिल्कुल। यही हमें भी कई जगह लोग कहते हैं क्योंकि मैं अपने दोस्त को तो नहीं बचा पाया, लेकिन ऐसे 36 लोगों की जो लाइफ़ जो आपने जो हमसे पो क्वेश्चन भी किया था, उनकी जो लाइफ़ बची है, अभी जापान से भी लोग आए हुए थे। अच्छा। कुछ एनएच के न्यूज़ वो भी मेरे पास तो उन्होंने काफ़ी दिन तक समय दिया और जो पीड़ित परिवार हैं, उनके भी वो घर गए थे। जी। तो उन्होंने ये देखा कि भगवान के बीच में लोग हमारी भी तस्वीर लगा रखे हैं, जो पीड़ित परिवार वो चीज़ें हैं। कुछ जिनकी ज़िंदगी मैंने हेलमेट उनको कहाँ दिया, बाकी वो फैमिली मेरे घर तक आना। अब जैसे जो मैं लड़ाई लड़ता हूँ या कहीं भी चीज़ें क्षेत्र में और वो लोग जब हमारे घर आते हैं, उन्होंने माता-पिता से मिले या हमारी वाइफ़ पत्नी से मिले, जो कि मेरे सबसे बड़े ये लोग विरोधी थे हमारे घर वाले। आज वो क्योंकि भाई आपके शुभचिंतक हैं। हाँ, वो वही चीज़ है मेरे घर के विरोधी कि भाई ये क्यों कर रहे हो? कब तक करोगे वो? तो उनके जो प्रश्न जो मैं जवाब देने से पहले लेकिन ज़िंदगी लाइफ़ जो बच गई, वो जब आना, उनका कहना कि भई आप हमारे लिए भगवान हैं, कुछ भी इस कलयुग में। तो ये चीज़ें हैं कि जब आप किसी भी ट्रॉमा सेंटर में जाइए, जब हादसे होते हैं, किसी के पास कोई जमा पूँजी नहीं होता है, वो इंसान वहाँ पर घर बेच रहा होता है, अपनी कोई पत्नी जेवर बेच रही होती है अपने आप को बचाने के लिए। हमारे भारत में बड़े लोग इनोसेंट होते हैं। अपनी ज़िंदगी डॉक्टर अगर कह देगा ना कि हाँ, आपके पति को बचने के चांस है, उसको पता है कि नहीं मरेगा, लेकिन उसके सामने अगर एक बात कह देंगे ना कि बचने के चांस हैं, अब उसको क्या है कि वही एक सबसे बड़ी उसके लिए हमारे देश के अंदर घर-द्वार सब कुछ बेच देंगे, करोड़ों रुपए लगेगा, तो ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो नहीं सोचेंगे बस कि बचाना है। तो वही परिवार उनको ये नहीं पता कि एक हेलमेट अगर होता, तो ज़िंदगी बच सकती थी। आपको ना घर बेचने की ज़रूरत पड़ती, ना पत्नी के जेवर बेचने की, सिर्फ़ एक हेलमेट। तो अब यही है कि मेरा जो संदेश है कि लोग चुप्पी तोड़ करके कैसे ज़िंदगी बचाएँगे ताकि इस परिस्थिति में वो ना आएँ और इस तरीके से वो उस परिवार को जो मैं डूबते हुए देखता हूँ ट्रॉमा सेंटर के पास, तो मुझे जो दूसरे लोग जो बिना हेलमेट के सड़क पे जा रहे होते हैं, उनके भी परिवार के बारे में ऐसे ही दृश्य मेरे सामने घूम रहा होता है। तो इसीलिए मैं सड़कों पर हर दिन गाड़ी में से निकाल कर के हेलमेट देना, उस परिवार तक स मतलब ये बता पाना, ताकि हर पेरेंट्स तक संदेश देना, ताकि कहीं न कहीं जो मैं कार्य कर रहा हूँ, बल्कि मेरे कार्य की एक आवाज़ बने, ताकि हमारा भारत सड़क दुर्घटना मुक्त बने, ताकि ये तभी आज़ाद भारत हमारा खुशहाल रह पाएगा, जब हर कोई एक दूसरे के बारे में चिंता करेगा। स्पीचलेस हूँ भैया आपकी इस जी, इनिशिएटिव से, और मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे सामने की हादसा है। मैं धनबाद से हूँ, और धनबाद में एक जगह है निरसा। पंकज त्रिपाठी जी, आपने उनका नाम सुना होगा। मैं 2 इंसिडेंट बताऊँगा, जी, ठीक है? रोड रोड हादसा की हम बात कर रहे हैं और एनएचआई की बात कर रहे हैं, तो उसकी रिलेटेड मैं बात करूँगा। पंकज त्रिपाठी जी के ब्रदर इन लॉ, वो गाड़ी से जा रहे थे और हाईवे में निरसा एक जगह है, उनको आइडिया नहीं था कि जो चौराहा होता है हाईवे का भी, जिसमें 2 शहर के बीच के लोग डाइवर्ट करके जी, उसमें क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग जो होता है एक चौराहा, उनको पता नहीं था कि वो चौराहा है। और हाईवे में इंसान के दिमाग में रहता है कि 80 टू 100 उनको चलाना होता है, पर उनको ये नहीं पता था कि बीच में मार्केट आ रहा है तो स्लो डाउन करना है, जो भी रहा होगा मुझे नहीं पता। उनकी गाड़ी एक डिवाइडर से टकराती है किसी को बचाने के चक्कर में, और उनकी हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी मौत हो जाती है। बहुत दर्दनाक था क्योंकि हम लोगों ने इसको सामने से देखा, और सीसीटीवी कैमरा भी जब हमने फुटेज देखा था, तो वो एक्सीडेंट होते हुए आप मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। रोड सेफ्टी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को कि ऐसे रोड एक्सीडेंट्स बच जाएँ? देखिए जो ये हादसा बहुत ही दुखद था, मैंने भी न्यूज़ में पढ़ी थी और ये उसी तरह का हादसा हमारे भारत के साइरस मिस्त्री के भी साथ हुआ था, बिल्कुल। जो कि वो कार में और ये लोग क्या है कि जैसे जिसके पास अच्छी गाड़ी या कुछ अच्छे लोग होते हैं जैसे वो फॉरेन भी घूम रहे होते हैं, सब कुछ हुँ, वो वहाँ की सड़कें या माइंड्स में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमारा भारत हाईटेक हो गया है या सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत की सड़कों पर आप हम फॉरेन की अगर इंडिया की तुलना करें, फॉरेन में चाहे आप 250-300 की स्पीड चलने के लिए अलग ट्रैक होता है, लेन्स बने कमर्शियल हुए गाड़ियों हैं, के लिए अलग है, ओवरटेक का बाइकर्स के अलग लिए है। अलग है, साइक्लिंग वालों के लिए अलग है, पैदल चलने वालों के लिए अलग बिल्कुल, है। लेकिन हमारे भारत में एक ही सड़क है जिस पे जानवर भी चल रहे हैं, पैदल वाले भी चल रहे हैं, कमर्शियल गाड़ी भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। फैक्ट। हमारे भारत के इंडिया में अगर सड़क भी आपको पार करना है तो लेफ्ट और राइट दोनों देखना होगा।
आज भी हमारे भारत के अंदर 50% लोगों के पास सिर्फ साइकिल ही है। आप सोचिए वेस्ट बंगाल जो आप सब कुछ बात कर रहे हो, वहाँ आज भी 80% लोग सिर्फ साइकिल ही चलाते हैं। तो ये लोगों को समझना होगा और बाइक और फोर व्हीलर मुश्किल से कुछ लोगों के पास मतलब पूरी दुनिया का मतलब 1 से 2% हमारे पास देश में वाहन है और हमारे पास इस तरह के पैदल चालक वाले लोग हैं और साइकिल चालक वाले को तो लोगों का माइंडसेट सोचना होगा। आप 70-80 की स्पीड में चल रहे हैं, आप सोचिए कहाँ चल रहे हैं, मौत की सड़कों पे चल रहे हैं। मैं तो रोड को बोलता हूँ कि भाई आप घर से निकलने से पहले सड़क को पहले प्रणाम करें, ताकि आपका मार्ग सुरक्षित आप हर दिन एक डेंजर मतलब एक मैं सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध मानता हूँ। फैक्ट। जो कि आज से 5000 वर्ष पहले किसी युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोग मरा करते थे, आज बिना किसी युद्ध के भारत की सड़कों पे मर रहे हैं। साइरस मिस्त्री जी 500 करोड़ रुपए का सूर्य मंदिर बनवा कर आ रहे थे। लेकिन दुनिया के लिए उन्होंने सब कुछ सेफ्टी बेल्ट बनाए, लेकिन आगे वालों ने सीट बेल्ट पहना, वो खुद नहीं पहने और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको पता भी नहीं चला कि मैं मर चुका हूँ। ये हमारे देश के लिए कितनी शर्म की वो चीज़ें बात है। और सोचिए इतने बड़े उद्योगपति का होना और जो आप घटना की बात कर रहे हैं उस तरीके से ना ये बहुत ही दुखद है। अब लोग जो गाड़ी लेके चल रहे हैं तो इनको ये सोचना चाहिए कि गाड़ी की रफ्तार 4 व्हीलर पे 4 व्हीलर पे है तो सोचिए आप 4 कंधे पे ही हैं आप। ये आपको पहले से तय कर लेना है। अगर आप 40 लाख की कुछ भी ऐसे गाड़ी लेके आप ये मत सोचिए कि आप 4 चक्के पे हैं, नहीं, आप 4 कंधे पर हैं। रियलिटी बोल रहे हैं आप। क्योंकि जब आप जाएँगे शमशान आपको भी नहीं पता, सिर्फ़ आपके घर वाले ये सब कुछ जाएँगे और आपको भी नहीं पता कि मैं किसके कंधे पे चढ़ूँगा, उस वक़्त कौन। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए सड़क पर आप पहले गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो पहले हमारे लोगों को पहले ही ध्यान में रहे कि भैया 1300 हादसे हो रहे हैं, 500 चिताएँ जल रही हैं, कहीं आज का दिन मेरे साथ तो कुछ नहीं होने वाला है। सही पहले आपको तय करके घर से निकलना पड़ेगा। तभी आप कुछ सड़क सुरक्षा या लोगों के बारे में समझ पाएँगे क्योंकि आज भी जैसे मैं गाड़ी के अंदर हेलमेट भर करके अपने लेके चल रहा हूँ। आज मैं टू व्हीलर चलाता नहीं हूँ, फोर व्हीलर चलाता हूँ। फिर भी आप पहन के चलाते हैं, मैंने देखा है। हाँ, अगर मैं हेलमेट निकाल कर किसी को टोकूँ कि आप सीट बेल्ट लगा लीजिए, तो ये मत सोचिए कि सामने वाला हमको बहुत अच्छी बात गाली देगा सीधे। तो आपको सड़क पर कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। अगर भगवान भी आ जाएँगे ना, यमराज भी आकर के कोई भी खड़ा होकर के कहेगा, तो आप भगवान की भी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। बोलेंगे कौन बेवकूफ़ है जो मुझे समझा रहा है। इसी वजह से मैं अगर फोर व्हीलर चला रहा हूँ तो उसमें हेलमेट पहन के चलाता हूँ और गाड़ी के पीछे एक मेरे संदेश भी लिखा हुआ रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो मैं कोई भी सामने वाले को बहुत हेलमेट खूब। पहन के जब ये इशारा करता हूँ कि भैया सीट बेल्ट लगा लीजिए, तो वो मुस्कुराते हैं कि अरे ये पागल आदमी है, फोर व्हीलर में हेलमेट पहन करके बैठा हुआ है। लेकिन चलो पगला का इशारा बहुत सही है, तो वो लगा लेते हैं। बिहार वाले बड़ा वो खुश होते हैं। कुछ तो स्कूटी वाले वो उनको समझाता हूँ, कहता हूँ भैया हेलमेट, तो मेरे आगे आकर के गाड़ी के आगे मुझे ओवरटेक करते हैं और मेरे गाड़ी के आगे खड़ा करके कहते हैं भैया 2 मिनट। रोड पे साष्टवत होके दंडवत होके मुझे प्रणाम करते हैं, कहते हैं भाई साहब आपके बारे में सुना था ये आप मुझे टोकेंगे वो कार में जा करके, आप एक सामान्य पुरुष नहीं हैं, आप ऐसे पुरुष हैं। वो मतलब कहते हैं जिस दिन से शोरूम से मैंने लिया था आज तक मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, लेकिन आप कह रहे हैं जो आपकी गाड़ी के पीछे संदेश लिखा हुआ है, इसको मैं मान लिया क्योंकि बिल्ली भी रास्ता काटती है तो मैं गाड़ी रोक देता हूँ। लेकिन आप जैसे व्यक्ति यमराज का संदेश कह रहा है, इससे बड़ा क्या मैसेज हो सकता है? तो मुझे प्रणाम करके फिर वो हेलमेट खोल के लगाते हैं, तो मैं उनसे वही कहता हूँ कि आप जो कर लिए, ये किसी और को भी वो चीज़ें करना है। और देखिए आज भी भारत के लोगों को इसलिए समझना है, क्योंकि आज एक सामान्य व्यक्ति भी सड़क हादसे में मरता है ना, कोई पैदल चालक भी, तो उसके परिवार का, लोगों का तो नुकसान होता ही होता है। हमारे भारत सरकार के राजस्व का नुकसान 92 लाख रुपीज़ का होता है। भारत सरकार का ये कहना है। और सोचिए एक बाइक पर अगर 2 से 3 लोग चल रहे हैं, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, तो 2 करोड़ 70 लाख रुपए लेकर के खुलेआम चल रहे हैं। उसी तरीके बिल्कुल। से आप गाड़ी पर अगर आप चल रहे हैं, ओवर स्पीड में चल रहे हैं, आप गाड़ी आपसे कंट्रोल होगी ही नहीं, तो सोचिए गाड़ी में 4 लोग जाएँगे, तो वो तो भारत सरकार के आपके तो परिवार का जो नुकसान होगा ही होगा, वो बिल्कुल। सब कुछ क्या होगा, कितना परिवार सफ़रिंग करेगा। लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान है जो कि 3.5 से 4% जीडीपी का नुकसान सिर्फ़ रोड एक्सीडेंट्स में हो रहा है। तो ये भारत के हर नागरिक को समझना होगा। अपनी गाड़ी चाहे टू व्हीलर चाहे साइकिल भी, मैं ये कहता हूँ कि आप फ़ॉरेन चले जाइए, कोई भी अगर वहाँ 90 ईयर का बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर घर से साइकिल लेके निकलता है तो हेलमेट पहन के निकलता है। तो उसी तरीके से अगर जो घटना का आपने ज़िक्र किया, अगर वो घर से निकले हैं, 50 लाख की गाड़ी हो, चाहे 1 करोड़ की, चाहे 5 लाख की गाड़ी हो, अगर उनकी सुरक्षा की खुद की पहले की जो ड्राइविंग सीट पे हैं, वो सीट बेल्ट पहने होते हैं और जो पीछे बैठने वाले हैं, सभी को अगर पहनना उनको चाहिए। सबको सीट बेल्ट बनवा लेते हैं, तो मेरा कहना है कि ऐसे हादसे नहीं होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो चालक सिर्फ़ गाड़ी चलाता है, सिर्फ़ उसी को रोड के बारे में मालूम हो होता है। आप भी कहीं जाते हो, उस एरिया के बारे में जानते होते हैं कि बिल्कुल। यहाँ ये भीड़ आने वाली है, यहाँ चौराहा। तो जब आप भी सीट बेल्ट में रहेंगे और आपकी सोच रहेगी सुरक्षा, तो जो मैंने कहा कि 4 कंधे पर सिर्फ़ चालक ही नहीं है, बल्कि उसमें गाड़ी में बैठने वाले सभी लोग ही हैं। सभी लोग तो मौजूद हैं। अगर सबकी अगर थिंकिंग एक जैसी रहेगी, तभी आप सड़कों पर सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा
प्रत्येक दिन तो 500 हादसों में चिताएँ जल ही रही हैं और ये चिताओं का विकराल रूप और कितना बड़ा होता जाएगा, हम और सिर्फ़ हर साल सिर्फ़ एक आंकड़े गिनते रह जाएँगे, लेकिन युद्ध को कभी नहीं खत्म कर पाएँगे। और मेरा संदेश यही है कि भारत का 1.4 बिलियन नागरिक इस सड़क हादसों के खिलाफ एक लड़ाई लड़े, क्योंकि भारत में महामारी से भी बड़ी वो चीज़ें जंग है, सड़क हादसा। मैं ये सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि सारे युवा स्पेशली कि सीट बेल्ट ज़रूर लगाएँ, क्योंकि आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिन्होंने बहुत सारे हादसाएँ ऐसे देखी हैं जहाँ लोगों की मृत्यु हुई है गाड़ी के सीट बेल्ट से, और लोग काफ़ी ज़्यादा उनके परिवार वाले परेशान रहे। तो मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपना सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और ट्रैफिक रूल्स को ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। अब अब आप ये देखिए, सड़क पर मतलब आज रूल्स की बात कर रहे हैं, कुछ किसकी ज़िम्मेदारी है? पुलिस की। हमारे भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पुलिस मात्र, अगर ट्रैफिक पुलिस की बात किया जाए तो मात्र 85,000 पूरे भारत में मात्र ट्रैफिक पुलिस है। और अगर किसी स्टेट पर्टिकुलर, अगर उस क्षेत्र की बात करेंगे, ज़िले की बात करेंगे, तो पुलिस के पास बहुत सारे प्रोटोकॉल काम रहते हैं, वो सड़क सुरक्षा के लिए नहीं काम करेगा, उसके पास वीआईपी मूवमेंट्स ये सब, तो कोई भी नहीं आने वाला है। अगर आप खुद से जागरूक नहीं हैं और दूसरा कोई आपको सड़क सुरक्षा का कैंपेन होना या कुछ भी होना, अगर आप फिर भी, ये इसलिए किया जाता है कि ताकि आप अपने गाँव की रक्षा कर सकें, लोगों की रक्षा कर सकें। और यहाँ क्या है कि ब सोशल मीडिया पर कोई भी सड़क हादसे के बारे में श्रद्धांजलि लिखेंगे, वो बहुत दुखद, हर दिन हादसा हो रहा है, बिल्कुल। हर दिन वो चीज़ चल रहा है। लेकिन अगले ही पल कोई अपना व्यक्ति, कोई रॉन्ग साइड जा रहा है, उसके खिलाफ चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, बिना हेलमेट का उनका दोस्त ही जा रहा है, उसको नहीं कहेंगे कि भाई मैं हर दिन श्रद्धांजलि लिख रहा हूँ, मौत को देख रहा हूँ, यार कल तुम्हारी भी आ सकती है। वहाँ चुप्पी नहीं लोग तोड़ पा रहे हैं। तो भारत के नागरिकों को मेरा यही ये चीज़ें अपील उनसे करता हूँ कि आप सिर्फ चुप्पी तोड़ें, तभी हमारे देश का, चाहे जीडीपी जो कि है, कि एक व्यक्ति का अगर मान लीजिए चुप्पी तोड़ के एक बोल रहे हैं, व्यक्ति की तो आय। देश का 90 लाख रुपए बचा रहे हैं आप, तो बिल्कुल। वो भी होगा और उस परिवार को भी बचा रहे हैं। और आज़ाद भारत में हम, भारत का आज प्रत्येक परिवार का जो विकास का योगदान, मतलब भारत के विकास से जुड़ा हुआ है। हम एक विकसित भारत लेके जाना चाह रहे हैं। और हर साल ये क्या देख रहे हैं कि जो 1,70,000 जो लोगों की मौत हो रही है, ये एक सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि 1,70,000 परिवार का योगदान था भारत के विकास में। और आज क्या हम देख रहे हैं कि अब योगदान देने की जगह आज वो ज़रूरतमंद की लाइन में लगा हुआ है। अब उसको ज़रूरत है। तो सोचिए हम जैसे युवाओं के ऊपर टैक्स का कितना बड़ा बोझ आ रहा है। मैंने देखा था कि 2014 में, जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारे देश के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर 42,000 रुपए का कर्ज था। और आज हमारे देश के ऊपर जो देखा जाए 1 लाख से भी ऊपर हो गया है, बिल्कुल। हर इंसान के ऊपर कर्ज। तो हमारे देश के ऊपर, हर नागरिक के ऊपर बढ़ता जा रहा है, चाहे कोई बच्चा आज जन्म ले रहा है, उसके घर के परिवार के ऊपर कर्ज हो या ना हो, लेकिन जिस देश में वो जन्म ले रहा है, उस देश के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर कर्ज का बोझ 1 लाख से ऊपर हो चुका है। इस बोझ को हम तभी खत्म करेंगे जब हम अपनी एक दूसरे की ज़िम्मेदारी समझेंगे। और बस, सड़क, हर घर मार्ग से जुड़ा हुआ है, हर इंसान अपना जो घर है सड़क पे ही बनाना चाह रहा है, लेकिन वो सड़क सुरक्षित कहाँ है? हर दिन तो मौत की रफ्तार बढ़ रही है। और अभी तक सिर्फ़ डीज़ल और पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियाँ थी। आप यकीन मानिए, आने वाले 10 साल में ये मौत की रफ्तार हम 25 लाख को भी ऊपर क्रॉस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज़माना है। और अभी तक जो लोगों का बिहेवियर या सड़क पर चलने का ये रहता है कि पीछे से गाड़ी की आवाज़ आएगी तभी मैं साइड हटूँगा, अदरवाइज़ नहीं हटूँगा। बिल्कुल। और आपको पता है कि हमारे देश में क्लाइमेट अलग-अलग तरीके से, फॉग का सिस्टम, अभी सर्दियों का आ जाएगा 2 हुँ। महीने बाद, और लोगों की सड़कों पर चलने की सोच वही है। आप ये देखिएगा कि जिस दिन हमारे भारत के अंदर 50% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो गई सड़कों पर, आपको हर दिन, जैसे आप जा रहे हैं, जैसे आपको फूल दिखाई देते हैं या कुछ ऐसे सड़क पर जो किसी गाय के गोबर दिखाई देते हैं, वैसे इंसान दिखाई देंगे। क्योंकि किसी न किसी की मृत्यु हो चीज़ है, आपको सड़क पे ऐसे लेटे हुए। कारण क्या है कि उनको इलेक्ट्रिक साउंड गाड़ी सुनाई नहीं दी, आवाज़ ही नहीं दिया, और सामने वाले को दिखा भी नहीं, वो सीधे लेटा के चला गया। आप देखिए अभी पुणे जो हादसा हुआ था, 18 साल का भी बच्चा नहीं था, उसके पेरेंट्स ने इतने करोड़पति, मतलब 1.5 से 2 करोड़ की गाड़ी दे दी, और हुँ। वो लड़का 100 से ऊपर की रफ्तार में चला रहा है। हुँ। सोचिए शाम को, जबकि वो सिर्फ 12th पास करके अभी उसके इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी पास है, लायबिलिटी है देश को लेके आगे जाने, लेकिन वो क्या कर रहा है, सड़कों पर आम इंसान को। मार तो रहा है। उस तरीके से आने वाले समय में जो पेरेंट्स बच्चों को स्कूटी, गाड़ी दिए हैं, और कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरी गलती, कोई गलती मानने के लिए तैयार, हर कोई आपसे लड़ने के लिए तैयार है। मैंने क्या कहा, सड़क पर आप किसी को सीट बेल्ट के लिए या हेलमेट के लिए टोकेंगे तो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। भाई हो रहे हो आप ट्रैफिक पुलिस वाले हो, कौन हुँ। हो? तो ये ज़रूरी है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बचपन से रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक करें, और वो उनको बताएँ ये चीज़ें। अदरवाइज़ सिर्फ़ हमारे भारत के अंदर एक दिन प्रत्येक परिवार तक सड़क दुर्घटना एक इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी कि लोग सोचेंगे इस चीज़ से हम बाहर कैसे, और इस मुसीबत से कैसे बाहर होंगे, और हम आगे करें तो क्या करें? कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा।
मैं 2 चीज़ें बोलूँगा। ये एक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। अगर आप बोलेंगे कि बचपन से अगर बच्चों को, जैसे कहा जाता है ना, जो बचपन में पढ़ाया गया वो ज़िंदगी भर याद रहता है। जी। बच्चों को याद रहता है बचपन से, अगर वो डिसिप्लिन, या तो आप स्मार्ट बनो या तो आप डिसिप्लिन बनो। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है एक युवा के अंदर। तो क्या आपने कभी ये कोशिश करा कि किसी स्कूल में उनके प्रिंसिपल से बात करके, या फिर आप कुछ ऐसा इनिशिएटिव आके, मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा कि आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे कि स्कूल्स में ये मैंडेटरी हो जाए, रोड सेफ्टी के ऊपर बच्चों को एक पढ़ाना सब्जेक्ट के तौर पे, या एक पीडीपी क्लास होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होती है, तो क्यों ना एक रोड सेफ्टी की भी एक मैंडेटरी क्लास हो हर बच्चों के लिए, ताकि उनको बचपन से ही एक जागरूकता उनके अंदर रहे कि नहीं, ये करेंगे तो इसके बाद ये होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बच्चे आपने वो कहा कि 10th में 80-90 ले आओगे तो बाइक दे देंगे, 12th में अच्छे मार्क्स लाओगे तो बाइक दे देंगे, क्या इस चीज़ को हम रोक सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है। अब सरकार भी पहले रोड सेफ्टी का सिर्फ़ मुद्दा सरकार या पुलिस विभाग तक ही रहती थी, लेकिन अब रोड सेफ्टी एक अलग से मोर्थ भी भारत सरकार भी बहुत अच्छा काम करी और राज्य सरकारें भी कई सारे गठन लेके आ रही। इस तरह से मोटर ट्रेनिंग स्कूल भी, मतलब जो ड्राइविंग के लिए पहले लोग घर बैठे लाइसेंस जैसे बनवा लिया करते थे, आज बच्चों को देना होगा। लेकिन अब सरकार को ये भी करना चाहिए कि एक सब्जेक्ट रखना चाहिए जिसमें पास, जैसे हमारे बिहार के अंदर इंग्लिश में आप फेल भी हैं तो भी आप ये मान लिए जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब पूरे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट्स को करना चाहिए कि रोड सेफ्टी के सब्जेक्ट की, मतलब आपको ये सब्जेक्ट इतने नंबर होना चाहिए, पास होना ही होना है, बिल्कुल, अदरवाइज़ जीवन में कभी आपके डीएल नहीं बन पाएँगे। बिल्कुल, अगर उस तरीके से इस तरह सब्जेक्ट अगर उसमें रहते हैं, उस मार्क्स को जोड़ा जाए जब बिल्कुल, डीएल के अगर उस समय देते बिल्कुल, वक़्त, तो एक बहुत बड़ा ये होगा, चैलेंजेस भी होगा, मतलब उस समय रहेगा। और कहीं न कहीं इस चीज़ को अगर बचपन से जागरूकता रहेगी, तो उन बच्चों में हर किसी में एक स्मार्ट रोड यूज़र की एक फीलिंग आएगी और एक दूसरे के लिए सोचेंगे और ये बिहेवियर तभी हो पाएगा क्योंकि देखिए आज भी हम 75 साल जो 76 साल के बाद भी हमारे देश में 40% जो जनता है शिक्षा से वंचित है और ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेज है कि इस तरह के लोगों को शिक्षा दे पाना बिल्कुल। और उस तरीके से आने वाले समय में क्योंकि अब जो गाड़ियां हैं जैसे आज पेटीएम आप इस्तेमाल आज भी गांव में लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से डिजिटल वॉलेट्स का क्रेज आया है बिल्कुल, उसी तरीके से अब हर किसी को शिक्षा पे आना पड़ेगा और शिक्षा के मॉडल में अगर हम इस चीज़ों को लेकर के लेके आ रहे आएँगे, हैं तो बदल तो सकते एक हैं। बहुत बड़ा बदलाव। लाइसेंस की एक एक बात हमने बात करी, एक पॉइंट था। मैं एक और थोड़ा-सा लाइट रखूँगा अपने ऑडियंस के लिए। ये मैं सोच रहा था कि किसी पॉडकास्ट में बोलूँगा, और इससे अच्छा मुझे नहीं लगता समय हो। ऑफ़िस टाइमिंग्स में, स्पेशली जब आप ऑफ़िस जाते हैं ना, तो कई गाड़ियों में आप देखेंगे एल लिखा रहता है, ठीक है? अगला तो एल लगा के चला रहा है, लेकिन कितने लोगों को एल लगा रहा है ये नहीं पता। पीछे ना लोग डरते हैं, मैं स्पेशली डर जाता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोज़, मीम्स बहुत सारे मैंने देखे हैं, स्पेशली दीदियों को, कि लेना राइट है, इंडिकेटर लेफ्ट का जल रहा है। अब आप पीछे ना आपको सोचना पड़ेगा। अब आप गाड़ी चला रहे हो, आगे आपको दिमाग लगाना है, लेफ्ट लेगा बंदा या राइट लेगा बंदा। और एल वालों से मैं बहुत सतर्क रहता हूँ कि एल वालों से भाई बच के रहो, कि कब कहाँ हमारा एल लग जाए कोई भरोसा नहीं। तो आपको लगता है कि जो लर्निंग लाइसेंस वाले हैं उनको रोड पे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए खुले? नहीं, ये बड़ी समस्या होती है और भारत में देखिए आप जैसे इंटेलिजेंट अगर पर्सन हैं, अगर जिनको रोड बिहेवियर के बारे में मालूम है, वो लोग तो बिल्कुल साइड हो लेते हैं। लेकिन ऐसे कई बार होते हैं, वो इसलिए कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, उनको लगता है कि मैं गाड़ी बैक कर रहा हूँ या कुछ भी तो लोग डिस्टेंस बना लेंगे। बिल्कुल, डर लग अब जाता है। वहाँ क्या है कोई रुकना ही नहीं चाहता है। उसको मतलब उस चालक को लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि अब गाड़ी वाला रुक जाए, कोई रुकना सड़क पर क्या है कोई 2 सेकंड भी नहीं रुकना चाहता है। और इस तरह का जो बिहेवियर मैंने कई बार ऐसा आपने देखे देखा हुए होगा ये। मेरे साथ हुआ है, एल हाँ। का हुआ है और वो बेचारे एल उनको फैक्टर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैं है अपनी गाड़ी ट्रैफिक रोक में। देता हूँ, मैं उनको सिर्फ़ जा कर के वहाँ पे बाहर निकल के मैं बोलता हूँ, "भैया आप मैडम बिल्कुल आप ऐसे कर लीजिए, आपको जिधर जानी हो।" और बाकी लोगों को मैं खुद रिक्वेस्ट क्षमा माँगता हूँ कि देखिए आप लोग इनके लिए क्योंकि बहुत लोगों को एल के ऊपर ध्यान भी नहीं जाता है। नहीं। तो दिक्कत ये होती है। तो जब उन लोगों को समझ में आता है तो वहाँ पर जिसके सामने हो रहा है एक्सीडेंट तो उनको गाड़ी से बाहर निकाल के बल्कि उनको कोऑपरेट करें। अगर गाड़ी नहीं घूम भी पा रही है तो बल्कि घुमा करके दें ताकि वो सही हेल्प कर जगह दें। पर जाएँ। अगर इस तरह से बहुत अच्छा हेल्प मैसेज करेंगे है ये। थोड़ा-सा हाँ, वो एक ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि अदरवाइज़ आज के डेट में हर इंसान का ट्रैफिक जाम में 2 घंटा का समय बर्बाद हो रहा है। कारण बिल्कुल, क्या है कि एक-दूसरे को कोई मदद नहीं करना चाह कोई रहा है। नहीं चाहता। तो सब अगर आप सब जल्दी मदद में। करेंगे तो सबकी टाइम बचेगी। अदरवाइज़ आज 2 घंटा बर्बाद हो रहा है, कल हो सकता है 5 घंटा बर्बाद होने बिल्कुल। लगे। रोड डिसिप्लिन और
एथिक्स जो होता है नॉर्मल, जो बेसिक एथिक होता है लोगों का, वो अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने बोला एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। जी। अगर आप पढ़ाई करा रहे हैं तो इसकी भी पढ़ाई कराइए, ताकि रोड एथिक्स लोगों के अंदर आए और लोग कम से कम डिसिप्लिन तरीके से रोड पे गाड़ी चलाएं या बाइक चलाएं। जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे अंदर भी एक उत्सुकता थी कि आप जब आएंगे तो आपसे हम पूछेंगे, आपने इतने सारे हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करे, आपको किसने सपोर्ट किया और आपने कैसे मैनेज किया? मतलब फैमिली ने सपोर्ट किया, और क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टेक आता है इसमें इन्वॉल्व है, तो आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है क्योंकि बहुत लोग हेलमेट मैन या जानते हैं या वो चीज़ें कार्य को मेरे देख कर के लोग एप्रिशिएट्स करते हैं कि बंदा हेलमेट दे रहा है और अच्छी भी लगती है कि लोगों की ज़िंदगी बच रही है क्योंकि उनको अस्पतालों के अंदर युद्ध नहीं लड़ना पड़ रहा है अपनों को बचाने के लिए। और ये मैं लड़ाई जो कि सड़क हादसों के खिलाफ एक लड़ाई जो लड़ रहा हूँ, जो इतना हेलमेट दिया हूँ, लोग हमें एक तरीके से बेवकूफ़ ही समझते हैं क्योंकि मेरी कोई सक्सेस की कोई कहानी नहीं, इसको बड़ा मतलब मैं भी नेगेटिव रूप में लोग सोचते भी हैं और लेता भी हूँ हुँ, हुँ। क्योंकि हर कोई सक्सेस के पीछे भागता है, लेकिन मैं एक ऐसा बेवकूफ़ इंसान जो कि इस हेलमेट्स के लिए इस शहर में जो पैसे कम पड़ गए हेलमेट्स के लिए, तो जो घर खरीदा था वो भी बेच दिया। अच्छा। वाइफ़ की ज्वेलरी तक भी, जो मेरी शादी हुई उन्होंने भी इस मिशन को देख कर के, जब लोगों की ज़िंदगी बची और जो उस तरह से रो करके लोग घर पे ऐसे मिल रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन्होंने अपनी ज्वेलरी तक भी नीलाम कर दी। जितने भी मेरे पर्सनल एसेट्स थे, धीरे-धीरे मेरे पास 14 बिटकॉइन थे एक समय पर। वो भी बिटकॉइन भी अगर आज मेरे पास रहते तो बीच में पता नहीं एक-एक बिटकॉइन 60 लाख 70 लाख 50 तक गया लाख था, का आज है मेरे अभी। पास 14, वो भी मैंने सब कुछ सेल कर दिया। तो ये मेरे पर्सनल खुद की ये सारी चीज़ें खर्चे, मतलब कहते हैं ना कि मैं 26 साल की उम्र में, मैं तभी उस मिशन के प्रति सब कुछ चलते हुए अच्छी लाइफ़ को, ट्रैक को छोड़ कर के मैं लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए सड़क पर उतर पड़ा। और मतलब ये इस तरह का कई बार मेरे बारे में न्यूज़ भी वायरल होता है कि हेलमेट मैन जस्ट लाइक एक ड्रंकर, अलग-अलग इंटरनेशनल न्यूज़ देती है। अच्छा, ड्रंकर इसलिए कि जैसे कोई शराबी होता है, शराब के लिए सब कुछ अपना नशा बेच-बाच उसको। देता है, उसको इसके पास जो है जीवन बचाने का नशा है कि जो दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया अच्छा वो नशा सारी है तो? चीज़ें। वही चीज़ें, तो एक तरीके से लोगों की भले दुआएँ, आशीर्वाद, भले मैंने कुछ कमाया नहीं, लेकिन उन परिवारों की दुआओं, आशीर्वाद आज मेरे पास बहुत है और आज भारत के अंदर किसी भी परिवार या कहीं भी चला जाता हूँ, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है। और बहुत सारे माँ जो ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया हुआ है, वो पीड़ा में दब गए थे, वो गूँगा बन गए थे। अब उनकी आवाज़ हम तक आती है, उनको लगता था कि जिसने मेरे बेटे को मारा है या जिस गाड़ी जिसने मेरे पति को मारा, उसको दुश्मन मानती थी। लेकिन उन्होंने मेरा जो कि इस तरह से पॉडकास्ट या वीडियो देख कर के हर चीज़ देखा, उनके अंदर एक जोश आया, वो भी सड़क दुर्घटना के खिलाफ जो कि अब लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा अदृश्य युद्ध बिल्कुल, है, बिल्कुल, इसके लिए जो हर साल ऐसे लाखों परिवार हैं, उनको परिवार में उन लोगों को आना पड़ेगा, बिल्कुल। तभी हमारे भारत की सड़कें जो रक्त से लाल दिखाई दे रही हैं, वो खुशहाल बन पाएगी। जब वो परिवार के लोग, जैसे मैंने अपने दोस्त को खोने के बाद इस मिशन ठान लिया, लड़ाई लड़ा और व्यक्तिगत सारे पैसे खर्च करके अपने आप को इतना सब कुछ सैक्रिफाइस करके अगर वो लोग थोड़ा-सा भी इनिशिएटिव करेंगे, तो मेरा यही मानना है कि बदलेगा। उन्हें भी एक ताकत मिलेगी और उस तरीके से आने वाले समय में भारत के अंदर जो इतनी मौत हो रही है सड़कों पर, उतनी मौत नहीं होगी। और मुझे खुशी इस बात की है कि भले ही मैंने अपना सब कुछ गँवा दिया, लेकिन मैं ज़िंदगी जो मेरे पास 36 लोगों की जो ज़िंदगी बचा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मेडल है और वो मुझे खुशी देती है क्योंकि वैसे 36 परिवार के बीच आज मैं एक उनका एक सदस्य की तरह हूँ और ना जाने अब ऐसे कितने पीड़ित परिवार के बीच में ऐसे सदस्य बन चुका हूँ। इस बात की मुझे बहुत खुशी रहती है। बहुत अच्छी चीज़ है भैया, और आपने जो बोला कि आप पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके साथ जो दुआ है ना, जी, इतनी सारी जितनी माँएँ हैं, उनकी जो दुआ है आपके साथ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ब आप बहुत ही आगे जाएँगे और हमारी बहुत शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपसे, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले लोगों के अंदर एक मैसेज भी पहुँचे इसके थ्रू, और उम्मीद है कि बहुत बदलेंगे हम भारत को और लोग चेंज लाएँगे इस पे। जी, वही मैं भारत चेंज के पीछे लगा हुआ हूँ और हमें आशा है कि एक दिन ज़रूर बड़ा बदलाव आएगा। लास्ट में भैया, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपने एक बहुत अच्छी लाइन जो आपकी गाड़ी के पीछे भी लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा ये लाइन्स एक साइन बोर्ड की तरह यूज़ हो। लोगों को एक मैसेज जाए। लोग हर एक बहुत सारे साइन बोर्ड्स होते हैं रोड्स पे, लेकिन एक साइन बोर्ड आपके उस कोटेशन का भी हो, ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए कि ये चीज़ करने से आपकी आपकी ज़िंदगी बचेगी, जो कि लाइफ़ की सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो आखिरी एक बार कोटेशन जो आपका है, आपकी जो वो वर्ड्स हैं, मैं चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए एक बार आप बोलें, और
उस लाइन से मैं चाहूँगा वो इम्पैक्ट इतना पड़े लोगों में कि ये इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। अच्छा आपने अच्छी पूछा। गाड़ी के पीछे मेरे यही लिखा रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो ये चीज़ें हैं और देखिए मेरे अंदर जो काम मैं करता हूँ, मैं आपके जैसे ही हूँ, सामान्य नागरिक की तरह और एक लाइन कहूँगा लास्ट में यही है कि सुख चैन की ठंडी छाँव तले, मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ, पर्वत घर मेरा। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफ़ी हूँ, एक हिम्मत है तलवार मेरी, 2 बाजुएँ हैं लश्कर मेरा। तो ये मैं अपने मिसाल लेकर के सड़कों पर जो कार्य कर रहा हूँ और यही चीज़ एक योद्धा बनाने के लिए मैं भारत के प्रत्येक परिवार को मतलब वहाँ के बच्चों, युवा को, जो भी है, महिला हो चाहे कोई भी हो, उनको देना चाह रहा हूँ ताकि वो लड़ाई लड़ें और हमारे झारखंड जो कि आदिवासी क्षेत्र से हमारे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी भी आती हैं, तो आज उनके भी आप सोच सकते हैं वो भारत की महामहिम हैं। उनके भी पुत्र की डेथ एक हेलमेट ना होने की वजह से हो गया, एक माँ के ऊपर कितना बड़ा दर्द है। उनके पति की भी रोड एक्सीडेंट में मौत हुई। अब सोचिए वो अपना पॉलिटिकल करियर उन्होंने कैसे सँभाला, कितने साल डिप्रेशन में रहीं, लेकिन वो सब कुछ से स्ट्रॉन्ग थी तब अपने करियर को सँभाल पाईं। आज भी भारत में ऐसे लाखों परिवार हैं, बल्कि अब करोड़ों परिवार हो चुके हैं, जो कभी बैकअप नहीं कर पाए, वापस नहीं आ पाए। तो हर कोई द्रौपदी मुर्मू जी की तरह कोई भाग्यशाली नहीं है माँ, तो इसलिए अपने बच्चों को बचपन से आदत दें और शायद इस चीज़ों को सुन भी रही हैं, तो मैं राष्ट्रपति मैम से भी यही चीज़ गुहार करता हूँ कि आप जो पीड़ा है, वो दूसरे माँ के लिए भी सोचें ताकि ऐसी पीड़ा उस दरवाजे तक सड़क दुर्घटना कभी दस्तक ना दे, ताकि वो परिवार ऐसी पीड़ा आने से पहले वो जागरूक बन पाए। भैया सैल्यूट है आपको जी, और दिल से धन्यवाद कि आपने समय दिया हमको और दिल से मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप ऐसे एक मैसेज हमेशा लोगों के बीच में लाते रहें और एक जो अवेयरनेस और आपने जो मुहिम चलाई है इसमें आप बहुत बहुत सक्सेस पाएँ और आपको दिल से भैया जोहार जोहार। जी, धन्यवाद, धन्यवाद।